हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीवियस एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन पर। आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी बाल विकास का शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पेपर के हैं, जिसमें 30 प्रश्न होते हैं और यह पेपर 7 जुलाई 2024 का है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं और हल भी करते हैं। देखिए, जो इंग्लिश से है वो इंग्लिश में भी देखेंगे, और जो हिंदी से है, जो हिंदी में समाज सोशल एसएसटी से है, वो हिंदी में देखेंगे। Which of these statement would advocates of progressive education agree with? देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, चिल्ड्रन आर अ distinct life stage that hold importance because of what they would become as an adult rather than what they are as children. दूसरे ऑप्शन में, children are naturally good and society corrupts them. Children are naturally uncivilized and socialization is necessary to make them moral human being. चौथा ऑप्शन में है, children are born in the social culture, economics context and the background influence their development. हिंदी में देखते हैं दोस्तों, गतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? तो पहला ऑप्शन में है, बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे एक रूप में क्या है वे बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से समय असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनाने के लिए सामाजिक आवश्यक है। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। देखिए दोस्तों, सीटेट क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन है वो चारों सेम लगेगा कि यही उत्तर होगा, लेकिन इसमें से जो एक्चुअल परफेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको चूज करना है। तो पहला नंबर का होगा आपका, चौथा नंबर हो जाएगा दोस्तों, बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, प्रगति यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रगतिशील शिक्षा में हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत है? अगर आपको हिंदी में डाउट होता है कोई वर्ड, तो आप उसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। स्टेटमेंट्स पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, डेवलपमेंट विकास के खाली स्थान आयाम के तहत भावनाओं, आत्मोद्धारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। बताइए दोस्तों, मानव सामाजिक, भौतिक या फिर तीसरा ऑप्शन में संज्ञानात्मक या भाषाई, कौन सा खाली स्थान में भराएगा? देखिए मानव सामाजिक जो है, पहला ऑप्शन आपका हो गया, इसका आंसर होगा विकास में मानव सामाजिक आयाम भावनाओं, परिवार, साथियों, आत्मोद्धारण, दोस्तों में पारस्परिक परिवर्तन का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, the behavior, interest, attitude, skill and personality tests that a culture considers appropriate for a specific gender are referred to as खाली स्थान as and are खाली स्थान। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन में है जेंडर आइडेंटिटी, जेनेटिकली डिटरमाइनेड, जेंडर रूल्स, कल्चर डिफाइनेड, और जेंडर रोल्स, जेनेटिकली डिटरमाइनेड, जेंडर आइडेंटिटी और कल्चरली डिफाइनेड। हिंदी में देखेंगे, व्यवहार, रुचियों, दृष्टिकोण और व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें एक सामाजिक विशिष्ट जेंडर के रूप में उपयुक्त मानती है, उन्हें खाली स्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह होते हैं, तो व्यवहार और रुचि और दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तिगत लक्षण अनुवांशिक रूप से निर्धारित। जो सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर है वो व्यवहार में, रुचियों में, और दृष्टिकोण और कौशलों और व्यक्तिगत लक्षण के कारण ये जेंडर भूमिकाएं यानी अनुवांशिक रूप से निर्धारित करती है।
अब देखिए यहाँ पर दिया है चौथा क्वेश्चन में, इसमें आपको दोनों कथनों में सही और गलत या दोनों सही है उस बारे में बताना है। देखिए अभिकथन ए में लिखा है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूल के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। और कारण ए में लिखा है, विशेष बच्चों के लिए मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो इसमें सही विकल्प चयन कीजिए। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता है। जो ऑप्शन 4 में देखेंगे, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूल के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निरस्तर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। ये गलत है दोस्तों। समावेशी कक्षा में सभी छात्रों, चाहे वो विकलांग हो, सामान्य हो, मंदबुद्धि हो, सभी के लिए अनुकूल शिक्षा दी जाती है, ना कि विशिष्ट। और देखिए यहाँ पर लिखा है ऑप्शन के कारण में, विशेष बच्चों की मुख्य धारा कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। जो विशेष बच्चा जो विकलांग है, जो बोलने में तो तुतलाता है या फिर देखने में, सभी को समावेशी कक्षा में एक साथ शिक्षा दी जाती है। इसलिए आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए और आर दोनों गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एज पर जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे क्या संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछ रहा है। देखिए हिंदी में, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए में है, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। ऑप्शन 2 में, परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। ऑप्शन 3 में, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन 4 में, अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये आपका होगा नहीं, याद करने की प्रक्रिया नहीं, बच्चों को मेंटली सिखाना है, याद रट्टा नहीं बनाना है। तो आपका क्वेश्चन 5 का आंसर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करता है। जो बच्चा पहले सीख चुका होता है, वो वर्तमान में जो भी कार्य करता है उसका उपयोग करता है। यह जीन पियाजे का थ्योरी है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की व्यू कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज। हिंदी में देखिए, लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। पर्यावरण के प्रभावी रूप में अपनाने की प्रक्रिया, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, तीसरा नंबर में एक व्यक्तिगत, और चौथा नंबर में एक एकीकृत प्रक्रिया। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। इसमें आपका आंसर 2 होगा। 2 नंबर, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया जो है वो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की सीखने के रूप में दिखाते हैं। बच्चों को सहयोग करना है, मदद करना है, उसका हेल्प करना है कि कैसे वो सीखते हैं। अगर वो नहीं जाना तो उसको बताना है, निर्देश करना है, हिंट देना है। तो ये वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Which purposing the relationship between language and thinking process. Lev Vygotsky conceptualized language as an। हिंदी में देखेंगे हिंदी में यहाँ पर देखिए, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणा बंद किया है। बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन में हो गया, भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान से कई तरीकों में सुगम बनाती है। भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये तो होगा नहीं तीसरा ऑप्शन, बुनियादी ज़रूरतों को भाषा प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा
भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है। ये भी ऑप्शन, बाधा डालना, नेगेटिव आंसर आपका होना ही नहीं चाहिए, बाधा नहीं डालती है। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है, भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो संज्ञान से संबंधित नहीं है, ये गलत है। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है लेकिन ये संज्ञान से भी संबंधित है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफॉर्मेंस गोल ओरिनेशन। देखिए 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में हो गया, एक छात्र अपनी कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन बराबर लग रहे हैं लेकिन आपको सटीक उत्तर का चयन करना है। यहाँ पूछ रहा है निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने, मतलब अच्छा जो ग्रेड 1 है, ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, अच्छा ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। स्टूडेंट पे आपस में कंपटीशन रहता है कि मैं इससे आगे जाऊँ, मैं इससे ज़्यादा नंबर लाऊँ। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। फॉलोइंग लेविगोत्स्की आइडियाज अ टीचर शुड। हिंदी में देखते हैं, लेविगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए। दूसरे नंबर में विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 में है विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन काफ़ी नहीं होगा दोस्तों, ये तो नेगेटिव वर्ड आ गया यहाँ पर, प्रतिस्पर्धा, किससे बदला नहीं लेना है। कंठस्थ ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित करना, ये भी नेगेटिव वर्ड, हतोत्साहित नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर हो जाएगा। देखिए अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए। अपने विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर लगातार अध्ययन का पालन करना चाहिए, मतलब सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये लेविगोत्स्की का सिद्धांत का पालन है शिक्षकों के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट। देखिए हिंदी में देखते हैं, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है। ऑप्शन नंबर ए में है उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 2 में है गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 3 में अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 3, 4, 1 कौन सा सही होगा। ऑप्शन 2 में दिया है 1 या 2 सही है। ऑप्शन 3 में दिया है 1 या 3 सही है। ऑप्शन 4 में दिया है ऑप्शन ए 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 सही है। बताइए दोस्तों। तो देखिए नई अवधारणा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है। तो उदाहरण प्रस्तुत करना, बच्चों को सिखाने के लिए हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगर बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो उसको कई तरह के उदाहरण देते हैं। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, औपचारिक और अनौपचारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, जो भी अवधारणा, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बीच संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये तीनों हो गया, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। हिंदी में देखेंगे दोस्तों। फीजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने से अधिक समस्याएं हैं। ठीक है, कंपेयर कर दो विषय में, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फीजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। इस क्वेश्चन में पूछ रही है फीजा निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फीजा का सोच का विश्लेषण करती है। बताइए दोस्तों। इसमें संज्ञानात्मक संघर्ष है, अधिसंज्ञान है, या स्मृति है, या फिर
संज्ञान है। बताइए दोस्तों। तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों। अब अभिसंज्ञान जो है ये फिजा की संरचना जो है संरचना का विश्लेषण करता है। अभिसंज्ञान खुद का संज्ञान। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं हार्वर्ड जेंडर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पर्पज दिस। पहला ऑप्शन में इंटेलिजेंस कैन सक्सेसफुली प्रेडिकेट एडमिक एक्सेस, इंटेलिजेंस चेंज ओवर टाइम, इंटेलिजेंस इज प्राइमरी इनहेरिटेड, और ऑप्शन 4 में है इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड प्रेडिकेटेड प्रेसियसली। पहले नंबर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर हिंदी में देखते हैं। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि आपने बीएड में या आपने डीएलएड में जरूर पढ़ा होगा हार्वर्ड गार्डन के बारे में। पहला ऑप्शन देखिए बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता और सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। बुद्धि समय के साथ बदलती है। बुद्धि मुख्य रूप से आनुवांशिक विरासत से मिलती है। चौथा ऑप्शन में देखेंगे बुद्धि को सटीक रूप से मापा जाता है और सटीक रूप से विरोध किया जाता है। ये देखिए विरोध जो आ गया ये नेगेटिव वर्ड आ गया, ये होगा नहीं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखिए बुद्धि मुख्य रूप से आनुवांशिक विरासत, नहीं ये भी नहीं होगा। आनुवांशिक नहीं मिलती, ये वातावरण में परिवर्तन होती है। बुद्धि अकादमिक सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, ये भी गलत नहीं है दोस्तों। इसका सटीक उत्तर हो जाएगा बुद्धि समय के साथ बदलती है। जैसे जैसे आपका स्टेज मतलब एज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका बुद्धि में परिवर्तन आता जाएगा। आप अनुभवों से सीखते जाएंगे और गलतियों में परिवर्तन करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी। देखिए हालांकि अंतर सामूहिक व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है। अंतर समूह व्यक्तिगत, हम जब किसी समूह में रहते हैं तो सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और फिर स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन में है कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करना। और दूसरा ऑप्शन में उन्नत सामाजिक भावनाओं परस्पर में उपलब्धि प्राप्त करते हैं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन में हो गया दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। दिनचर्या वो अपने रोज के दिन में जो उसका डिसिप्लिन है उसका चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। अंतर सामूहिक विभिन्नताओं की जो भावना होती है संभावना। अब देखिए यहाँ पर फिर आ गया आपका अभिकथन। देखिए पहला ऑप्शन में बोल रहा है अभिकथन में भय और तनाव बनाना छात्रों के सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधिक करता है। और कारण में दे रहा है अधिक केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो सही विकल्प का चयन करें। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए दोस्तों। ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए यहाँ पर दिया है जो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत करता है। जब टीचर अपने क्लासरूम में जाता है तो भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत करता है और हरदम तैयार रखता है। और स्टूडेंट खुद को अपने आप को तैयार रखता है किसी एग्जाम के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए, और सार्थक सीखने के सुसाधिक करता है और लगातार सीखने के लिए अपने आप को प्रेरित करता है। देखिए फिर आ गया अभिकथन वाला। अभिकथन में दे रहा है लोकेश एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण में देखेंगे यह समझने की भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है। स्वयं विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है।
ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 2 में ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। देखिए इसमें ऑप्शन ए सही है लेकिन आर इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका इसका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों। लोकेश एक संकल्पना दिल्ली की दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने को में परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने की कैसे प्रभावित करती है, ये आपका सही नहीं है। या विनियमित सीखने की संशोधित कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपकरण वर्णन करता है? उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों की अतिरिक्त सहायता और निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन 2 में विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों के अभिवृत्ति स्वरूप को पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक निर्देश कार्यक्रम तैयार करना, शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक उत्तर होगा दोस्तों। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों की अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। बच्चा किस क्षेत्र में या किस विषय में या किस खेल या किस में कन्फ्यूजन हो रहा है, वो नहीं सीख पा रहा है, उसमें बच्चों को सहायता करना है और निर्देश देना है, बताना है। तो इसको नैदानिक आकलन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। 10 साल की काकुली है जो गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? कड़ी से कड़ी सजा दे सकती है, भविष्य में ऐसा दोबारा ना करे। ये आपका देखिए ये नेगेटिव पर, कड़ी से कड़ी सजा नहीं देना है दोस्तों। उसे समस्या का समाधान दे, ये भी उत्तर सही लग रहा है दोस्तों। उससे समस्या को छुड़ाने और अगले एक पर जाने के लिए कहें, ये नहीं होगा दोस्तों। उसको समस्या समाधान करना है दोस्तों। कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। जहाँ ये आपका देखिए सही उत्तर होगा दोस्तों। जब वो किसी सवाल से जूझ रही है तो आपको उसको प्रोत्साहित करना है, सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है और उसे आलम्बन निर्देश भी देना है, बताना है कैसे होगा। ये आपका पैडालॉजी है जो 30 क्वेश्चन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। जीन पियाजे खाली जगह को मानता है, ले वाइगोत्स्की खाली जगह मानता है। निजवाक आत्म विनियमित में प्रभावित आत्मकेंद्रितवाद संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। दूसरा ऑप्शन में है आत्मकेंद्रितवाद संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। निजी वाक स्वयं विनियमित की प्रभावी, आत्मकेंद्रित वाक स्वनियमित से प्रभावी, निजी वाक आत्मसंज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। चौथा ऑप्शन में निजी वाक संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। आत्मकेंद्रित वाक आत्म विनियमित में प्रभावित। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन 2 नंबर होगा। जीन पियाजे आत्मकेंद्रित वाक को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, ले वाइगोत्स्की निजी वाक को स्व विनियमित की प्रभावी मानता है। ये दोनों का अलग अलग कथन है, तो दोनों का कथन यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका पियाजे का है और ये लेव वाइगोत्स्की का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर हिंदी में देखते हैं। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी देखेंगे। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? पहला, शिक्षार्थियों के नवानीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान
करने के लिए विभिन्न तरीके देना, और शिक्षा जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना, विकल्प प्रदान नहीं करना दोस्तों। चौथा ऑप्शन में देखेंगे सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों को पेशकश करना। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सटीक है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा अधिगम के सर्वभौमिक संपूर्ण अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये सभी शामिल है, किंतु ऑप्शन ए जो है शिक्षार्थियों के नामांकन और वर्गीकरण में विभिन्न रूपों में लागू करना। शिक्षार्थी जो स्टूडेंट है उसको वर्गीकरण में नहीं बांटना है, ना ही नवीकरण में, सर्वभौमिक अधिगम में। ठीक है दोस्तों, ये शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। लॉरेंस कोल्बहर के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला पढ़ेंगे, यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर को प्रभाव को ध्यान में रखता है। दूसरा ऑप्शन, यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति की सटीक अवस्थाओं में निर्दिष्ट नहीं करता है। ये एकदम गलत ऑप्शन, ये नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव वर्ड आ गया। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर निर्धारित है। नहीं दोस्तों, ये तो प्रायोगिक अध्ययन नहीं है। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियाँ प्रस्तुत करता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ये जो लास्ट वाला ऑप्शन ये नहीं होगा। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियाँ प्रस्तुत नहीं करता है। ये जो तीनों ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये तीनों हो सकता है, तीनों है। अभी कथन में पढ़ेंगे, फिर आगे अभी कथन वाला क्वेश्चन। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। रीजन में बचपन एक सर्वभौमिकरण निर्माण है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए में ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। बताइए दोस्तों कौन दोनों कथन में कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है, ये सही होगा। देखिए प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। बचपन एक सर्वभौमिक निर्माण है। बचपन में बच्चों का सर्वभौमिक निर्माण नहीं होता। बच्चे को स्टेज है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। इस प्रकार से बच्चों का निर्माण सर्वभौमिक निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिक थिंकिंग। क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश में भी देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, विवेचना करने की सोच को बढ़ावा देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा, विवेचना करने की सोच बढ़ाता है। तो आखिर कारण पूछ रहा है, द्वितीय विश्व जो फैला उसके कारक क्या थे, कारण क्या थे, इस बारे में पूछ रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के जो प्रमुख थे, जो ऑस्ट्रिया हंगरी में उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इस कारण जर्मनी ने युद्ध छेड़ दिया था। उसको विस्तार से बाद में बताएंगे दोस्तों। चलिए अभी क्वेश्चन ए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ये, और 3 क्वेश्चन बचा है। लड़कों की तुलना में लड़कियां सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों, देखिए रूढ़िवादी वाली बात बोल रही, लड़कों की तुलना में लड़कियां सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ये गलत है दोस्तों। लड़का और लड़की दोनों समान होते हैं, ये सांस्कृतिक कारक है। लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में, लड़का और लड़की में तुलना भी नहीं करना दोस्तों, दोनों समान नहीं होते, बराबर है। तुलना में अधिक संवेदनशील
और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती है, और जिसके कारण उसकी सामाजिक अपेक्षाएं अनुरूप होने की संभावना अधिक होती है। ए और आर दोनों गलत है। देखिए यहीं पर आपका उत्तर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, इंग्लिश में देखेंगे। 12 साल की आमना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षक उसे डांटेगी या वह शर्मिंदा होगी, वह शर्माएगी या बेइज्जती होगी या इंसल्ट होगी, कोई भी किसी प्रकार की इमोशंस है। कारण देख, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उसकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही बात है। जब छात्र असुरक्षा एवं चिंतित महसूस करती हैं, वो अपने पढ़ने को लेकर, बोर्ड में जाने को लेकर एक्साइटेड नहीं है, सीखने के लिए परस्पर नहीं है, वो डरती है कि जाएंगी तो टीचर डांटेगी, तो उनकी शिक्षा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही। तो ए और आर, देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए और आर दोनों गलत है। दूसरा नंबर, ए और आर दोनों सही है और ए की आर व्याख्या सही करता है। देखिए दोस्तों, यहीं पर आपका सही हो गया, ये तो आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने का अवसर प्रदान करने अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? देखिए 4 ऑप्शन दिया है। जो शिक्षिका है छात्रों को जो पूर्व ज्ञान है, पहले का ज्ञान है, वो नई संकल्पना मतलब नई ज्ञान से संकल्पना यानी इमेजिनेशन में जोड़ना चाहती है, तो वो किस शिक्षण रणनीति का सबसे प्रभावी रूप होगी, इस बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदर्शन करना। देखिए ये भी थोड़ा सही लग रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नई सामग्री पर व्याख्या देना और छात्रों को याद करने के लिए महत्वपूर्ण शब्दों को सूची प्रदान करना। ये भी थोड़ा सटीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पर याद करने ये भी हो सकता है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्ययन को बढ़ाने और अंत में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहना। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्ययन को बढ़ाने मतलब पढ़ने की जो क्षमता बढ़ाने और अंत में प्रश्नों का उत्तर देने, ये भी सही उत्तर लग रहा है। ऑप्शन 4 में देखेंगे, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। ये चारों ऑप्शन में सही उत्तर लग रहे हैं, लेकिन आपको सबसे सटीक उत्तर चुनना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सटीक उत्तर लग रहा है। छात्रों में नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव, खुद का अनुभव साझा करने के लिए कहना और उन्हें अपने विषय से जोड़ना, ये अच्छा शिक्षण रणनीति प्रभावी मानी जाती है अनुभव के फील्ड में। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इन एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, एक समय सबसे इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन हर सीटेट एग्जाम में पूछ ही लेता है, 1 या 2 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा के बारे में। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, पहला ऑप्शन देखेंगे, प्रतिस्पर्धा का भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। देखिए ये ऑप्शन पर बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं बढ़ाना, ये भी भावना नहीं बढ़ाना है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नवीकरण करता है। बच्चों की कमियों का पहचान करता है और उनकी सही ढंग का नवीकरण करता है। ये भी ऑप्शन लग रहा है सटीक है, सही लग रहा है। अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है, ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीति को संबोधित करता है। देखिए एक समावेशी कक्षा में बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप, जैसे कोई बच्चा सुनने में अक्षमता है, सुनने में असमर्थ है, कोई बोलने में असमर्थ है, कोई देखने में असमर्थ है, विशेष प्रकार के बच्चे, और पाठ्यचर्या और शिक्षण रणनीति को संबोधित करता है। तो सबसे समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संबोधित करना चाहिए, देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि समावेशी शिक्षा में एक स्कूल की छत के नीचे सभी को बराबर शिक्षा दी जाती है, चाहे वो विकलांग हो, अपंग हो, असमर्थ हो,
डिसलेक्सिया हो, डिस्प्रेसिया हो, जिस भी प्रकार का हो, सभी को सीखने के लिए अनुकूल या अनुरूप पाठ्यचर्या प्रस्तुत करना चाहिए एक शिक्षक को स्वदेशी कक्षा में। ठीक है दोस्तों, अगर इस क्लास में कहीं कहीं गलती हुई हो तो उसको नेगलेक्ट कीजिए दोस्तों। और इसी तरह का और CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है तो हमारे वीडियो से जुड़ जाइए, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।